जनता के बीच में दो गुट बंधे हुए हैं, एक आपकी तरफ और दूसरा रंजीत रावत की तरफ। अगर जो आला कमान है वो आपको टिकट नहीं देती और रंजीत रावत को देती है, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? तो सर, सबसे पहली खबर जो आ रही है कि हरीश रावत जी ने अपनी दावेदारी सामने रखी है रामनगर से। तो आपको क्या लगता है कि कितना सही फैसला है और कितनी पकड़ है उनकी इस विधानसभा सीट पे? द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। तो अपने चुनावी दौरे को आगे बढ़ाते हुए आज पगडंडी की टीम का कारवां पहुंचा है रामनगर विधानसभा। और जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं संजय नेगी जी, कांग्रेस के एक प्रमुख दावेदार हैं रामनगर विधानसभा सीट के और यहाँ से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहली खबर जो आ रही है कि हरीश रावत जी ने अपनी दावेदारी सामने रखी है रामनगर से। तो आपको क्या लगता है कि कितना सही फैसला है और कितनी पकड़ है उनकी इस विधानसभा सीट पे? देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2017 में मैं दावेदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। और 2022 में भी मैं एक मजबूत दावेदार के रूप में मैंने यहाँ पे दावेदारी पेश की है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का रामनगर से जिस तरीके से लगाव है और बार बार आपने देखा होगा बीच में वो लगातार रामनगर के बारे में जानकारियाँ लेते रहे, यहाँ पर कार्यक्रम करते रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो रामनगर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और हम 4 दावेदारों में से 3 दावेदारों ने हमने ये फैसला लिया, जब हमें ये महसूस हुआ कि माननीय हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमने ये फैसला लिया कि हमने तीनों ने अपनी दावेदारी वापस ली। और माननीय हरीश रावत जी को हमने कल यहाँ आमंत्रित किया है और हमने माननीय सोनिया गांधी जी को, प्रदेश प्रभारी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने एक पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से हम सभी ने उन्हें आमंत्रित किया है कि वो आकर रामनगर से चुनाव लड़ें, क्योंकि उनकी दावेदारी इसलिए भी यहाँ पर मजबूत हो जाती है क्योंकि उन्होंने इंटर की जो परीक्षा है वो यहीं से पास की है। उनके जो नाते रिश्तेदार हैं वो सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और लगातार इस क्षेत्र में, रामनगर क्षेत्र विधानसभा में उनकी सक्रियता बार बार देखी गई है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है और यदि वो रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक विधायक नहीं, एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, इस रामनगर विधानसभा को मिलने जाएगा। और यदि वो विधायक चुनकर जाते हैं और मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बनते हैं तो निश्चित रूप से रामनगर का चहुमुखी विकास होगा। सर, अगर वो यहाँ से चुने जाते हैं तो आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें सबसे पहले काम किया जाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर जो मुझे लगता है कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर विराजमान रही और दीवान सिंह बिष्ट जी यहाँ पे जो है भाजपा से विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जो 5 साल में रामनगर में काम होने चाहिए थे वो विकास के कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे जो यहाँ पर वनग्राम हैं उनके विस्थापन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को बिल्कुल रोका गया है। वो लोग इतनी जो है ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि कह नहीं सकते। अभी बीच में आपने देखा होगा आपदा आई और आपदा में उनके तमाम घर यहाँ पे बह चुके थे। मोहान और चुकम के लोग जो है टेंट के नीचे जो है वहाँ पे रहने को मजबूर थे। तो निश्चित रूप से जो उनकी जो पहली मांग है, या तो उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए या उन्हें विस्थापित किया जाए, उस पर काम किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर सरकारी अस्पताल है वो PPP मोड पर दे दिया गया है सरकार द्वारा और उसकी हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। आज वो रेफर सेंटर बन चुका है। और सर, जो हमारी प्राथमिकता होगी उसमें भी हमारी ये प्राथमिकता होगी कि जो रामनगर का स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उन स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किया जाए और इस रामनगर का जो हॉस्पिटल है उसे जो है PPP मोड से हटाकर उसे पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए। तीसरा, जो यहाँ पे रोडवेज बस की लगातार जनता द्वारा मांग उठाई जाती है या जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा जाता है कि रोडवेज स्टेशन को जो है हाईटेक बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा भी था कि जो रामनगर का बस अड्डा है उसे बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा और उसके लिए 27 करोड़ मंजूर हो गए। लेकिन वो 27 करोड़ का आज तक एक ईंट भी लगी हुई जो है रोडवेज बस अड्डे में नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी जो बात मैं यहाँ पर करूँगा, आज का युवा बिल्कुल बेरोजगार है। बेरोजगारी के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। रामनगर जो है पर्यटन के रूप में बहुत अच्छा विकसित हो सकता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे है और कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपार संभावनाएं हैं रोजगार की, तो उसको पर्यटन हब बनाने के लिए भी जो है माननीय हरीश रावत जी यदि विधायक बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। सर, आप युवाओं के बीच में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, आप युवाओं के साथ उठते बैठते हैं, युवाओं में काफ़ी प्रचलित हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि युवा का भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और क्यों नहीं उस पर काम किया गया है? यहाँ पे भाजपा की सरकार रही है, राज्य में रही है, आप क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं उस पर काम हुआ है? देखिए, युवा को सिर्फ ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम
प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार युवाओं को देंगे, लेकिन वो बात उनकी कहीं से कहीं तक सत्य नहीं हुई, वो एक जुमलेबाजी निकले। और राज्य की बात करें तो आपने देखा होगा इन 5 सालों में कोई भी रोज़गार के लिए कोई भी ऐसी जो है विज्ञप्ति नहीं निकाली उन्होंने, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिल सके। आपने देखा होगा अभी उन्होंने ताबड़तोड़ भर्तियां यहाँ पर निकाली है, ताबड़तोड़ जो है विज्ञप्तियाँ निकाली हैं, लेकिन क्या वो विज्ञप्ति धरातल पर उतर के आएंगी? मैं माननीय धामी जी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने पुलिस में भर्ती के लिए कहा, समूह की भर्ती के लिए कहा, और आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले कहा, क्या वो जितनी भी उन्होंने भर्तियां निकाली हैं क्या वो भर्तियों पर काम हो पाएगा? आज आप देख रहे हैं आचार संहिता लग चुकी है, और आचार संहिता लगने के बाद वो प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक गई। हो सकता है सरकार बदल जाए, सरकार बदलने के बाद क्या जो उन्होंने नियुक्तियां निकाली हैं क्या उन नियुक्ति पर कार्रवाई हो पाएगी? तो ये सारे मुद्दे हैं। युवाओं के लिए निश्चित रूप से रोज़गार निकाला जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आती है, और जितने भी पद जो खाली हैं इस प्रदेश के, जितने भी डिपार्टमेंट में खाली हैं, उनको ढूंढ कर निकाल कर जो है युवाओं के लिए रोज़गार का काम किया जाएगा। सर, इतने सारी चीज़ें आपने बोली कि भाजपा की सरकार के रहते बहुत सारे काम ऐसे नहीं हुए हैं, फिर भी भाजपा सीट निकालती रही है अब तक, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2017 के चुनाव की बात मैं नहीं करूंगा। 2017 में आपने देखा कि मोदी लहर में अच्छे लोग जो है चुनाव हार गए थे, और 2012 में यहाँ पे अमृता राव जी कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत के गई और मंत्री बनी, और बहुत सारे विकास के कार्य आपने देखा होगा। सांवलदे का पुल है, वो पुल उनकी देन है। आपने देखा होगा कि HM जो है यहाँ पर रामनगर में खुल गया है। आपने देखा होगा तमाम सड़कों का जाल यहाँ पर बिछ गया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप चले जाइए मालधन की तरफ चले जाइए, सड़कों में इतने गड्ढे बने हुए हैं कि वो गड्ढे, मैं 5 साल से उन गड्ढों को वैसे ही भरते हुए देखता हूँ, और फिर वो गड्ढे वैसे के वैसे हो जाएँ। आप गाँव के अंदर चले जाइए, थारी बेरिया के अंदर चले जाइए, चिल्के वाली तेलीपुरा वाली रोड पर चले जाइए, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है ये पता नहीं चलता है, पानी भर जाता है बरसात में उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस यहाँ पे जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, हम तो पहले तो हमने मांग की है कि हरीश रावत जी इस रामनगर से आकर चुनाव लड़े, क्योंकि उनका लगाव हमेशा रामनगर के साथ रहा है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास भी है कि हरीश रावत जी रामनगर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और जितनी भी समस्याएं यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का, मिलजुल कर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सर, अगर हरीश रावत जी नहीं लड़ते हैं तो आपने अपनी दावेदारी सामने रखी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कैसी चल रही है आपकी चुनाव की तैयारी? बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अगर हरीश रावत जी नहीं लड़ते हैं तो आपको लगता है आपका कितना आपको भरोसा है कि जनता आप पे आपको जीत दिलाएगी? देखिए, मैं 2014 में ब्लॉक प्रमुख बना, और जब मैं यहाँ का ब्लॉक प्रमुख बना तो निश्चित रूप से मैंने गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए मैंने काम किया। जो छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, उनको सरलतम करके जो है लोगों को मैंने जो है उनके काम किए, गरीब तबके के लोगों के ज़्यादा काम किए। और मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। आपने देखा होगा, हो सकता है फेसबुक के माध्यम से देखा होगा, कोविड काल में जब सब लोग घरों के अंदर लॉकडाउन थे तो उस समय मैं सड़कों पर था। मैंने एक गाँव सैनिटाइज किया, मैंने जो है एक घर में जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन पहुँचवाया, पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी, और तीसरी लहर के लिए भी हम तैयार बैठे हुए हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाकर हम काम करेंगे, और यही मेरी पहचान है। जनता की जो समस्याएं हैं, रामनगर की जो समस्याएं हैं, वो चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हों, उनके लिए मैं हमेशा सड़कों पर उतरा हूं, और उनका निस्तारण करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊँगा। अपने जो 5 साल 7 साल मुझे हो गए हैं इस ब्लॉक में काम करते हुए, अभी मैं जेस प्रमुख हूँ, उससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख था, और जो यहाँ की जितनी भी समस्याएँ थी, जिस क्षेत्र में मुझसे मैं चुना जाता हूँ, आप वहाँ जाकर पूछ लीजिए कि वहाँ का कितना विकास हुआ, वहाँ के लोग मुझसे खुश हैं या नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो समस्याएं हैं, उन मुद्दों को लेकर हमेशा मैंने संघर्ष किया है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और चुनाव जीत के आऊँगा। सर, जनता के बीच में 2 गुट बंधे हुए हैं, एक आपकी तरफ और दूसरा रंजीत रावत की तरफ। अगर जो आला कमान है वो आपको टिकट नहीं देती और रंजीत रावत को देती है, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? देखिए, गुट वाली कोई बात नहीं होती है। जब कंपटीशन नहीं होगा, 2 लोगों में कंपटीशन नहीं होगा तो कौन काम करेगा? रंजीत रावत जी मेरे विरोधी नहीं होते तो मैं फील्ड में जाकर ज़्यादा काम नहीं करता, या मैं उनका विरोधी नहीं होता तो वो ज़्यादा काम नहीं करते। घर घर जाने पर मजबूर एक दूसरे को हम करते रहते हैं, ये कंपटीशन है, इसे गुट नहीं कहा जाता। अगर कल पार्टी मुझे टिकट नहीं देती, मेरा देखो, मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ और मैंने पढ़ाई लिखाई यहाँ की है, और उनकी विधानसभा आपको पता होगा कि वो सल्ट से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हारे हैं, 2 बार जीते हैं, और 2017 के चुनाव में वो यहाँ आकर चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जो है यहाँ से चुनाव हारे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि यदि ऐसा कर लिया जाए, पार्टी इस फॉर्मूले पर काम करे कि संजय नेगी को रामनगर से टिकट दिया जाए और रंजीत रावत जी को सल्ट से टिकट दिया जाए, तो दोनों सीटें हमारी निकल रही है और दोनों सीटें जीत रही है। और आज आप देखते होंगे कि एक सीट से भी बहुमत रुक जाता है, तो 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, और पार्टी इस पर विचार भी कर रही है। निश्चित रूप से जो है पार्टी इस फॉर्मूले पर विचार करेगी कि 2 सीटें हमें लेके आनी है।
तो आपने बोला ये गुट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लिए ये कन्फ्यूज़न नहीं है। आई मीन जनता के बीच में दो लोग सामने आ रहे हैं एक ही पार्टी से, तो ये कितना आप राजनीति के लिए या लोगों के लिए कितना सही है ये? देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार तो सबका होता है ना। कहीं दो लोग टिकट मांग रहे हैं, कहीं 4 लोग मांग रहे हैं, कहीं एक भी आदमी टिकट नहीं मांग रहा है। तो ये लड़ाई टिकट तक होती है, और टिकट के बाद जब हमसे आला कमान कहता है कि मिलजुल कर आपको कहीं और एडजस्टमेंट किया जाएगा और उनको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समन्वय बनता है। 2017 के चुनाव में 14 से 17 तक वो मेरे बहुत विरोधी रहे। उन्होंने मेरे को जो है ये कहिए कि राजनीतिक रूप से मारने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन 17 की जब बात आई, चुनाव हुआ, उनको टिकट मिला, तो हमने पूरे मनोयोग के साथ उनको चुनाव लड़ाया और पूरे तन मन धन से उन्हें हमने चुनाव लड़ाया। तो देखते हैं स्थिति क्या बनती है। जब टिकट बंटवारा होगा, टिकट फाइनल होगा, तो उसके बाद बैठ के बात की जाएगी। आखिरी सवाल लेती हूँ आपसे कि जनता के लिए एक ऐसा संदेश क्या देंगे जिससे जनता आप पे भरोसा कर सके, और अगर आपको टिकट मिलता है तो आप रामनगर की सीट अपनी पार्टी को भी दिला सके और जनता के लिए भी कुछ अच्छा कर सके? देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा रामनगर की जनता से कि जो आने वाला चुनाव है, कोविड काल भी चल रहा है, अपने को बचाकर पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान महादान होता है। और इस महादान में आप देखते होंगे कि जब मतदान कम होता है तो एक अच्छा व्यक्ति भी कुछ वोटों से रह जाता है। तो एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताने के लिए लोगों को 100% मतदान करना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलता है और लोग मतदान करते हैं, तो जिस तरीके की मेरी कार्यशैली है, जिस तरीके से मैं रामनगर में काम करता हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने जो काम किया है और जो जनता की समस्याओं को मैं उठाता हूं, और जो दूर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए काम किया जाएगा, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा काम करना, उसके बाद लोगों तक पहुँचा जाएगा। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ रामनगर की जनता को, यदि वो मुझे यहाँ से विधायक चुनते हैं तो उनको जो है ये कभी महसूस नहीं होगा कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दिया, गलत व्यक्ति का चुनाव किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए, आपकी बातों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता तक ये सारे संदेश पहुंचे होंगे, और आप बने रहिए पगडंडी के साथ में। हम शहर शहर जाके आपको हर उन विधायक के दावेदारों से मिला रहे हैं जिससे कि आप 2022 के चुनाव में अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन दावेदार और एक बेहतरीन विधायक को चुन सकें, जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो सके। तो बने रहिए पगडंडी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।